Thyroid medicines have no side effect. If you say, मतलब the disease per se, if not controlled, has much more side effect. If you talk about the drug. नहीं ऐसा नहीं है कि आफ्टर प्रेगनेंसी थायराइड हो ही जाएगा, ऐसा नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. बाकी शरीर के अंगों में कैंसर होता है, थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर होता है. थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग में आ गई है, क्योंकि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि बच्चे के शरीर के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. देखते ही देखते आप वेट गेन कर रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर डाइटिंग या वर्कआउट के बाद भी आपका वेट कंट्रोल नहीं हो. अब बहुतों ने आपको सजेस्ट तो किया ही होगा कि थायराइड चेक करा लीजिए. नहीं तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, करा लीजिए. जी हाँ, अचानक वेट बढ़ना या अचानक से वेट का गिरना दोनों ही थायराइड के सबसे पहले नजर आने वाले सिम्टम्स में से हो सकते हैं. पर असल में ये बीमारी है क्या है इसके होने के पीछे के कारण, और एक बार हो जाने के बाद कैसे इसे किया जा सकता है कंट्रोल में, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो से, क्योंकि डियर डॉक्टर की सीरीज में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर चांदनी हॉस्पिटल की MD मेडिसिन डॉक्टर अंचला सिंह जी. डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं आपका अपने स्टूडियो में. थैंक यू सो मच. डॉक्टर साहब, हम लोग आज थायराइड को लेकर बात करने जा रहे हैं. जी. तो एक्चुअली अमूमन ये होता है कि वेट गेन हो रहा है तो हम थायराइड चेक करा लें. क्या सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली थायराइड के, जिन्हें देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ अब ये थायराइड के ही सिम्टम्स हैं? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि मरीज़ों को खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये थायराइड के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि वेट गेन की थायराइड के अलावा और भी बहुत सारी वजहें होती हैं. जी. ठीक है, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी प्रकार होते हैं, और थायराइड के एक प्रकार है जिसमें वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम की तरह है. तो जब भी वेट गेन की हम बात करते हैं तो वेट गेन पर से थायराइड से ही हो रहा है ये कहना, जब तक आप एक डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर सलाह नहीं लेते, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं करते, तब तक ये कहना कि हाँ थायराइड ही है और उसी की वजह से वेट गेन हो रहा है, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा. जी. क्योंकि थायराइड का एक सिम्टम है वो, बिकॉज थायराइड जब भी होता है वो एक सीरीज ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आता है. तो ये और कौन कौन से साइंस ऐसे साइन हो सकते हैं जो ये इस तरह का हमें इशारा दें कि ये थायराइड है, या डॉक्टर्स हमें बताएं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो थायराइड के? देखिए, थायराइड दो तरह का होता है जो हम कॉमनली देखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं. जो कॉमनली अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे आपने कहा वेट गेन, हेयर फॉल, ज़्यादा नींद आना, स्किन बहुत ड्राई हो जाना, स्केली हो जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे जाते हैं. उसी तरह दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म है. हाइपरथायरॉयडिज्म में एज रिलेटेड प्रेजेंटेशन डिफ़र करती है. जब किसी यंग पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा होता है तब उसमें अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, एंड जब किसी ओल्ड एज पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा होता है तो उसमें वेट लॉस होना, पैल्पिटेशंस हो जाना, घबराहट होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं. डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो क्या रीजंस हो सकते हैं थायराइड होने के? देखिए, थायराइड तो किसी को भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कारण हम नहीं कहेंगे. ये एक तरह का हार्मोन है जो कि कुछ लोगों के शरीर में बनना बंद हो जाता है. ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है. ऑटो इम्यून का मतलब होता है कई बार शरीर में खुद ऐसी कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से अपने अंदर ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है चीज़ों का, उसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है. अदरवाइज़ जो आजकल लोग बहुत प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, कैफीन का इंटेक, ये सारी चीज़ें कैन बी वन ऑफ द कॉजेज़, बट मोस्टली थायराइड इज कम्स फ्रॉम विद इन. जो आज की लाइफस्टाइल है वो बहुत सारी डिजीज़ साथ में लेके आ रही है, और जिसमें एक बेस मान के चलें तो ओबेसिटी. तो क्या ओबेसिटी को इसकी एक शुरुआत मान सकते हैं? ओबेसिटी को थायराइड की शुरुआत नहीं कहेंगे. हाँ, ये है कि थायराइड जो उन पेशेंट्स को होता है उनमें ओबेसिटी बहुत कॉमनली देखी जाती है. थायराइड, ओबेसिटी, ये सारा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि बनता है, और ये सब बीमारियां एक साथ क्लब हो जाती हैं जिसमें थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया. तो ये सारी चीज़ें मिल के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा बना देती हैं, तो हम कह सकते हैं. डॉक्टर साहब, आमतौर पे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हम लोग मान के चलें उम्मीद है कि थायराइड होगी ही होगी,
प्रेग्नेंट वुमेन को कि आफ्टर डिलीवरी? नहीं तो नहीं, क्या ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है, जो कि हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो गया है ना, और बाकी हमारी हड्डियों में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड बनाने में। तो ये नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद थायराइड हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग में आ गई है, क्योंकि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि बच्चे के शरीर के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और उसकी टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में पनप रहा होता है तब उसको बनने के लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट, जैसे विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वैसे थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रॉपर डोज होनी भी ज़रूरी है। इसलिए जब भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, इसलिए हर ट्राइमेस्टर में, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर जिन फीमेल्स को थायराइड है ऑलरेडी, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। थायराइड होने के बाद के जो हम उसके कुप्रभाव या दुष्प्रभाव की बात करें तो ये कितना डेंजरस है हमारे लिए या पेशेंट के लिए? देखिए, थायराइड अगर अनकंट्रोल होगा तो डेफिनेटली डेंजरस हो सकता है। एक एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं मिक्सेडीमा कोमा, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली तो नहीं प्रेजेंट करती है, बट अगर थायराइड बहुत दिनों तक अनकंट्रोल्ड रहेगा और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो हाँ, मिक्सेडीमा कोमा जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें मरीज़ आईसीयू तक जा सकता है। और थायराइड बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर एक छोटी सी गोली खाने से आप इन सारी मुसीबतों से दूर रहते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन बी। इसका मतलब मान के चलें कि अगर थायराइड हो गई है तो उसका इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि हमें अपने जीवन के लिए खाना बाहर से खाना ज़रूरी है, वो हमें अंदर से नहीं बनता है, वैसे ही हमें एक थायराइड की छोटी सी गोली सुबह खाली पेट लेनी है, और जिससे हमारा जीवन बिल्कुल नियमित रह सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि किसी को अगर थायराइड हो गया है तो वो फिर उसका वेट बढ़ता ही चला जाता है। क्या ये किन्हीं लापरवाहियों का नतीजा? ये ऐसा लोगों को लगता है। थायराइड, यस, इट इज़ अ, जैसे मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिक हार्मोन है, वो हमारे बीएमआर पे और सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। तो अगर वो अनकंट्रोल्ड रहेगा तो डेफिनेटली वेट गेन होगा, ठीक है। बट अगर आप उसकी प्रॉपर डोज ले रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनको थायराइड है उनको कैफ़ीन अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा स्वीटनर्स जो होते हैं वो अवॉइड करने हैं, तो डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा वेट। इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है? थायराइड के पेशेंट में कोई बहुत स्पेसिफिक फूड रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं बोलते हैं, बस यही जो ओबीज पेशेंट्स हैं हमारे, उनको हम यही बोलते हैं कि मीठा बहुत नहीं लेना है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है, एंड यस, हम थोड़ी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं जो उनको थोड़ा सा सेवन अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करने को कहते हैं। थायराइड अपने साथ और कौन कौन से बीमारियों को साथ में लेके आने के ऐसे हमें खतरे दे सकता है? थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो सबसे पहले जैसे वेट गेन से ओबेसिटी तक आप पहुंच गए। ओबेसिटी अगर आएगा तो थायराइड के साथ हाइपरटेंशन आ जाएगा, डायबिटीज़ हो सकती है। अगर उसके साथ अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो होता है वो फास्टन हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। डॉक्टर साहब, कई लोगों को क्या है ना कि डॉक्टर के पास वैसे भी हम लोगों में आदत है कि डॉक्टर के पास एकदम लास्ट में जाना होता है, पहले हम लोग खुद ही उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। तो थायराइड होने के केस में भी अधिकतर ये होता है कि अगर वेट गेन भी हो रहा है लगातार या वेट लॉस भी हो रहा है लगातार तो उसको इग्नोर करा, और एकदम बहुत दिनों बाद हम डॉक्टर के पास पहुँचे। तो लंबे समय तक इसे इग्नोर करना ये कितना डेंजरस हो सकता है? नहीं, देखिए, इग्नोर तो किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए आपको, बीमारी हो या कोई भी नॉर्मल आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, बट खुद से एनालिसिस करना नहीं चाहिए। आई थिंक आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या नेसेसरी टेस्ट हैं उनको अंडरगो करना चाहिए, एंड देन ओनली यू शुड रीड टू द कंक्लूजन। डॉक्टर साहब, आप कुछ केसेस में बच्चों में भी थायराइड देखने को मिल रहा है? जी, तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, बच्चों में भी थायराइड मिलता है। इसीलिए अब क्या हो गया है, अब जो नए प्रोटोकॉल्स हैं हमारे ट्रीटमेंट में, थायराइड की स्क्रीनिंग इज़ बिकम अ पार्ट
कि जब बच्चा होता है तो भी थायराइड स्क्रीनिंग कराते हैं अब मैक्सिमम प्लेसेस में। और अगर बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स दिख जाएं या फिर बच्चे में इस तरह के डिजीज़ का मालूम पड़ जाए तो फिर किस किस तरह के प्रिकॉशंस बच्चे के साथ बरतने चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है, कि आप प्रॉपरली अपना थायराइड का टेस्ट कराएं। थायराइड है, किस प्रकार का थायराइड है, क्योंकि थायराइड जैसे आपने कहा कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ, और भी वजहें होती हैं, जैसे कोई गांठ तो नहीं है जी, किसी तरह की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट कराने से नहीं ये प्रूफ होगा कि क्या है। एक डॉक्टर के पास जाने से एक थरो एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रॉपर ग्लैंड का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, आपके ब्लड टेस्ट का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, आपके कैल्शियम लेवल्स का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। तो एक डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट मिलता है कि हाँ, कि हमें अपने आप को प्रॉपरली एग्जामिन करा के, और हाँ कि हमें थायराइड है, या हो सकता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका प्रेजेंटेशन वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है जी। तो वाई टू ओनली थिंक ऑफ थायराइड? वेट गेन बहुत सारी बीमारियों में होता है, और वेट लॉस तो बहुत ही, डायबिटीज़ का वन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ वेट लॉस, ठीक है, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म का भी वन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ वेट लॉस। सो मैनी डिजीजेज हैव क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स जो कि इंटरमिंगल करते हैं जी। तो हम एज अ डॉक्टर हम क्या करते हैं, हमें किस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मरीज़ से बात करने पे, उनको एग्जामिन करने पे ही क्लियर हो। और इस बीच डॉक्टर साहब आपने जिस गांठ की बात करी कि गांठ भी हो सकती है, तो वो किस तरह की गांठ हो सकती है, और अगर गांठ है तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, बिल्कुल खतरनाक हो सकती है, जैसे कि बाकी शरीर के अंगों में कैंसर होता है, थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर होता है, और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट टाइमली अगर इसमें इंटरवीन किया जाए तो उसको ऑपरेट करके प्रॉपर रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ पे, प्रॉपर आयोडीन थेरेपीज़ पे ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, थायराइड की टेस्टिंग को लेकर आप कौन कौन से टेस्ट ऐसे सजेस्ट करेंगे कि ये टेस्टिंग्स होने ही चाहिए, और अगर इन केस ऑफ कि हमारी ओल्ड जनरेशन में ये है, थायराइड है, तो फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको किस किस टाइम पे कौन कौन से टेस्ट कराते रहने? देखिए, बहुत सिंपल है, थायराइड के लिए बहुत ही सिंपल एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हम, TSH आपने सुना होगा जी। तो बहुत कॉमन, बहुत ही सिंगल टेस्ट है TSH। उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, कि थायराइड की समस्या है और हमें उसको आगे प्रोसीड करना है उसकी टेस्टिंग में। दो, अगर किसी को ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है और वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, और वो ऑलरेडी थायरॉक्सिन थेरेपी पे है, तो एक पैनल होता है जिसको हम पूरा T3, T4 और TSH पैनल कहते हैं, तो वो कराना चाहिए, ठीक है। इससे ये क्लियर होगा कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, एंड उसके बाद एक बहुत ही कॉमन एंटिटी है जिसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें क्या होता है, उसमें आपके T3, T4 लेवल्स नॉर्मल होते हैं और TSH लेवल डिरेंज होता है। अब इस पे क्या होता है, इस पे बहुत मिथ है कि किस पेशेंट में दवा चलानी है, किस में नहीं चलानी है। तो आई थिंक कि मरीज़ अपने आप से दवा चलाने लग जाए, या खुद ये सोच ले कि अगर उसके लेवल्स थोड़े से डिरेंज्ड है और उस पर वो अपने आप ही दवा शुरू कर दे, तो इससे उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। और एक बार अगर मालूम पड़ जाए कि सारी टेस्टिंग में प्रूव हो गया कि ठीक है थायराइड है, और उसके बाद में उसकी मेडिसिन शुरू हुई, उसके बाद मेडिसिन शुरू होने के बाद फिर कितने कितने ब्रेक में ये टेस्ट होने चाहिए? देखिए, थायराइड की टेस्ट ही अमूमन 2 से ढाई महीने के बीच हम करा लेते हैं, करानी चाहिए, और ताकि डोज अकॉर्डिंगली चेंज हो पाए, कि अगर डोज ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, कम है तो उसको बढ़ाया जा सके। डॉक्टर साहब, जब हम 2 तरह की थायराइड्स की बात कर रहे हैं, एक मोटा होने वाली, एक पतला होने वाली, तो इन दोनों में से अगर हम सबसे ज़्यादा खतरनाक को समझें तो कौन से ज़्यादा डेंजरस प्रूव हो सकता है? देखिए, डेंजरस मैंने आपको बताया, अगर दवा प्रॉपर नहीं होगी तो दोनों अपनी तरफ डेंजरस हैं। हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म को मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए होती है और उस पर नज़र थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। और अगर वेट लॉस वाली है तो फिर? हाँ, वेट लॉस वाली पे मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, उसकी डोजेज अलग तरह से होती है, उसकी डोज को फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए होते हैं, एंड यस, हाइपरथायरॉयडिज्म में फर्दर टेस्टिंग और रिक्वायर्ड होती है। एक पीरियड के बाद फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि वेट गेन फिर से शुरू हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म में? जी।
जी बिल्कुल हो सकता है। अगर थायराइड अंडर कंट्रोल रहेगा तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा बिहेव करता है। कोई डिजीज़ ऑलरेडी है, लाइक डायबिटीज़ है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, और इसके साथ में थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या थायराइड के साथ मिलके जो पुरानी डिजीज़ है वो और भी ज़्यादा बड़े खतरे पैदा कर सकती है? डेफिनेटली थायराइड, मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो अगर किसी को किडनी की समस्या है तो डेफिनेटली उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स गड़बड़ होते हैं। अगर साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म अनकंट्रोल्ड होगा या हाइपरथायरॉयडिज्म साथ में होगा तो कॉम्प्लिकेशन फर्दर बढ़ सकते हैं। इन केस अगर किसी बच्चे को है थायराइड की प्रॉब्लम, तो क्या उसके साथ भी बीपी या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स साथ में हो सकती हैं? देखिए बहुत अर्ली एज में नहीं, बहुत अर्ली एज में तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई बच्चा है जो कि अनडायग्नोज हो गया, जिसको मैंने आपको जैसे कहा मिक्सेडिमा है जी, तो यस उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड की दवाओं को लेकर अक्सर ये एक मिथ है या फिर क्या है, ये आप सजेस्ट करिएगा, आप बताइएगा कि इसकी जो मेडिसिन होती हैं उसके अक्सर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इज़ इट सो? नो, thyroid medicines have no side effect if you say, मतलब the disease per se if not controlled has much more side effect if you talk about the drug ना। तो जो दवा है वो बहुत सेफ है और बिल्कुल बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल बनाई गई है, तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आम तौर पे देखें कि लोग इसमें घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं कि अजवाइन का पानी या समथिंग एल्स। देखिए अजवाइन का पानी, घरेलू नुस्खों के साथ ये सारी चीज़ें करने से आपको और भी बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं जी। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो पर से थायराइड को कम कर देगा। दवा तो आपको चाहिए ही चाहिए। इट इज़ अ एड ऑन थेरेपी टू द मेडिसिन। तो फिर और कौन कौन से ऐसे नुस्खे हो सकते हैं, घरेलू नुस्खे? देखिए घरेलू नुस्खे की बात अगर हम थायराइड के हिसाब से करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैफ़ीन अवॉइड करनी है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा स्वीटनर्स अवॉइड करना है। उसके अलावा हम थोड़ा सा क्रूसीफेरस जो ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को क्या आप सजेस्ट करेंगी थायराइड को लेकर कि उनको किस तरह से अवेयर करना चाहेंगी? थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। आजकल के समय में हम सबको अपनी प्रॉपर टेस्टिंग करानी चाहिए, जिसमें सिर्फ थायराइड नहीं, इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर हार्मोन, हीमोग्लोबिन लेवल्स, क्रेटिनिन लेवल्स, यूरिन में कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, उसके अलावा थायराइड लेवल्स, क्योंकि अनीमिया पर से, थायराइड के साथ अनीमिया पर से एक अलग लेवल के कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर आप थायराइड और अनीमिया की ही बात करें तो अगर हम थायराइड को ही प्रॉपर ट्रीट कर लें तो अनीमिया के पेशेंट्स में भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी यूज़फुल जानकारियाँ दी थायराइड को लेकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।